बच्चों हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो क्या है? रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि हमने बेचा तो है लेकिन वापस साथ में खरीदने का भी एग्रीमेंट किया है। अब ये मैंने मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, असेट सेल कर दी कितने रुपए की, 100 रुपए की, और वापस मैं उसको रीपरचेज भी करने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, वापस मैं आपसे रीपरचेज करने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ कितने पर, 110 पर। ठीक है, तो अब बताओ मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं पहले आपको बेच रहा हूँ फिर वापस मैं आपसे खरीद रहा हूँ। देखो होता ही है कि मुझे लेना था आपसे लोन। मुझे क्या लेना था? लोन। कितने रुपए का? 100 का। और मैं वापस आपको वापस कितना चुकाने वाला था? 110। लेकिन मैं आपसे सीधा ही लोन लेता तो आपके पास सिक्योरिटी नहीं होती, मैं मुकर जाता तो दिक्कत हो जाती। अब आप कहते हो कि एसेट बेच दो आप हमें। एसेट बेच दूंगा तो क्या होगा? आपके पास उसकी ओनरशिप तो आ ही जाएगी। आपके पास उसकी क्या आ जाएगी? ओनरशिप। अब अगर मैं वापस आपका लोन नहीं चुकाता हूँ 110 रुपए का, तो एसेट आपके पास रह जाएगी, तो आप सिक्योर हो जाते हैं। तो मैंने आपको एसेट सेल करनी नहीं थी, मुझे तो आपसे लोन लेना था। मैं आपसे लोन लेता तो मैं एंट्री क्या करता? कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, कितने का? 100 रुपीज का। और वापस रीपे करता तब क्या करता? लोन कितने का? 100 का। इंटरेस्ट कितने का? 10 का। टू कैश कितने का? 110। मुझे अब भी यही करना था, बट प्रॉब्लम क्या थी? आप ऐसा माने नहीं कि हम सीधा आपको लोन देंगे नहीं अनसिक्योर्ड। तो मैं कहा एक काम करो, आप मेरी एसेट की ओनरशिप आप ले लो। मैं एक बार आपके साथ सेल कर देता हूँ आपको। अगर मैं लोन नहीं रीपे करूंगा तो एसेट आपके नाम पड़ी है, और मैं लोन रीपे करूंगा तो मैं आपसे अपनी एसेट वापस खरीदने का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो वास्तव में इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होता है? सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट में फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होता है कि मैं आपसे 100 रुपए पे मैं आपको बेच रहा हूँ और वापस कितने पे खरीद रहा हूँ? 110 पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब मैंने एसेट सेल कर रिकॉर्ड किया है तो क्या मैं उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करूँ? मतलब ही नहीं है। आप एक्चुअल सब्सटेंस जानते हैं कि आपने लोन लेने का ट्रांजेक्शन किया है, 100 रुपए पर बेची है और 110 पर खरीदने का एग्रीमेंट किया है, लेकिन आप एक्चुअल सब्सटेंस ये जानते हैं कि आपने क्या लिया है लोन। और वैसे भी आप रेवेन्यू के अगर स्टेप्स भी लगाएंगे तो कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए, तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। और कंट्रोल का मतलब मैंने आपको क्या किया बताया था कि वो यूज करेगा अपने हिसाब से, सारे के सारे एसेट के बेनिफिट्स लेगा। तो वो बेनिफिट्स कैसे ले लेगा एसेट? तो वापस सारे के सारे बेनिफिट कैसे ले लेगा एसेट? तो वापस मेरे पास आ जाएगी। उसका उसके ऊपर एसेट के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। वो आगे एसेट को थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको सेल तो वापस मुझे ही करनी पड़ेगी लोन पीरियड एक्सपायर होने के बाद। तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो रेवेन्यू वैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम, इसके नॉर्मल स्टेप से भी जाए, अलग से ना भी समझे तो भी। तो ये कहता है कि एसेट अगर आपने बेची है कितने रुपए की, 100 की, और वापस खरीदने का एग्रीमेंट किया 110 का, और ये आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तब आप कैसे एंट्री करोगे? सेल प्राइस कितने का है? 100 का। फॉरवर्ड प्राइस मतलब वापस खरीदने का प्राइस। फॉरवर्ड कब बोलते हैं हम? जब हमें खरीदना ही पड़ेगा। फॉरवर्ड कब बोलते हैं? जब हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो 100 रुपए की एसेट बेची, 120 में खरीदने का एग्रीमेंट है। तो एंट्री क्या होगी? कैश टू लोन और इंटरेस्ट टू लोन। अब ये मान लो 2 सालों का है तो IRR निकाल के करना पड़ेगा। मान लो कि 120 रुपए 2 सालों के बाद देने हैं और इधर 100 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? EIR जो IRR निकालते थे ना कि 100 रुपए 120 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से यहाँ कितनी हो जाती है? 100। और फिर उस रेट से पहले साल का इंटरेस्ट, फिर उसके क्यूमुलेटिव अमाउंट पर अगले साल का इंटरेस्ट, इस तरह से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब सेकंड केस बताओ मुझे। 100 रुपए का है और मैं वापस 90 पे खरीदूंगा। मैं तुम्हें बेच रहा हूँ 100 का और वापस कितना में खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा हूँ? 90 पर। तो बताओ ऐसा क्यों होगा? मैं सस्ती क्यों खरीदूंगा? आप इंटरेस्ट भी नहीं लोगे? नहीं, ऐसा ये है जब ये लीज अरेंजमेंट है। ये वास्तव में हम सेल बुक करके हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये लीज अरेंजमेंट है। लीज अरेंजमेंट क्या है? तुम मेरी असेट को 1 साल तक यूज कर रहे हो और बदले में 10 रुपए मुझे दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? 100 पहले दे रहे हो और 10 90, मतलब 100 दे रहे हो और वापस 90 ले रहे हो। तो तुम कुल मिला के मुझे कितने रुपए दे रहे हो? 10 रुपए का लीज रेंटल दे रहे हो। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन कितने का? 100। और ए अकाउंट डेबिट टू इनकम। मैं एंट्री क्या करूंगा? मुझे लोन तो नहीं बोलूंगा मैं, इसको लोन तो है ही नहीं। कैश टू ए से रुपए आ गए मेरे पास 100 रुपए, और वापस मैंने क्या कर दिया? ए से लेने कर लिए। ये मैंने लीज की इनकम बुक करी, ए को डेटर बनाया कितने रुपए का? 10 रुपीज का, और ये मेरी लीज की इनकम है। ये मेरी लीज की इनकम है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट डेबिट टू इनकम, ये मेरी लीज की इनकम है। अब ए को मैंने 100 देने थे, जिसमें से 10 उससे लीज इनकम लेनी होगी, तो कितने रुपए वापस चुकाने होंगे? 90। तो जब मैं वापस रीपरचेज करूंगा तो क्या करूंगा? 90 रुपीज पर रीपरचेज करूंगा। तो लोन नहीं, ए टू कैश कितने का? 90 का। तो ये कहता है कि अगर आपको वापस खरीदना ही खरीदना पड़ेगा
अगर आपको वापस खरीदना ही खरीदना पड़ेगा और अभी आप 100 पर बेच रहे हो और वापस 110 पर, और आपको वापस खरीदना ही खरीदना है, तो एसेट आपके कंट्रोल में है। वो अब उसके कंट्रोल आया ही नहीं, क्योंकि एसेट वो बेच सकता है क्या आगे एसेट को? नहीं। वो उसको लंबे समय के लिए कोई इंस्टॉलेशन कर ले और अपने 10 सालों के लिए यूज कर ले, नहीं। आप तो दूसरे साल मांग लोगे रीपरचेज एग्रीमेंट। तो जब 100 का 110 ले रहे हो तो पक्का ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? लोन ट्रांजेक्शन है, लोन की तरह से करना। और 100 का जब वापस कितना ले रहे हो? 90। तो इसका मतलब दे रहे हो, सॉरी, यहाँ आपने 100 लिए, सेल किया तो आपको रुपए मिलेंगे, तो आपने 100 रुपीज लिए और वापस 110 दिए, तो ये पक्का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। 100 लेकर वापस 90 ही दिए, तो कुल मिला के आपने उससे 10 रुपए क्या ले लिया? लीज रेंटल ले लिया। कुल मिलाकर आपने उससे 10 रुपए का क्या ले लिया? लीज रेंटल। और ये कि ये अकाउंटिंग आपको दो केसेस में ऐसा ही करना है। केस 1, जब फॉरवर्ड अरेंजमेंट हो। रिपर्चेज अरेंजमेंट क्या हो? 3 तरह के हो सकते हैं रिपर्चेज अरेंजमेंट, अभी मैं लिख रहा हूँ। पहला फॉरवर्ड, दूसरा कॉल ऑप्शन विद सेलर एंटिटी। सेलर एंटिटी के पास क्या है? कॉल ऑप्शन। फॉरवर्ड का मतलब सेलर एंटिटी को खरीदना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कि सेलर एंटिटी को ये खरीदना ही पड़ेगा। कॉल ऑप्शन विद सेलर एंटिटी का मतलब क्या है? कि सेलर एंटिटी चाहे तो खरीदे चाहे ना खरीदे। अब मैं दोनों ही केस में आपको काउंटिंग कराऊंगा। और तीसरा केस क्या है? पुट ऑप्शन विद बायर एंटिटी। इसको तो मैं अलग से ही डिस्कस करने वाला हूँ। पुट ऑप्शन विद बायर एंटिटी को तो अलग से। इन दोनों ही केस में एएस क्या बोलता है? कि कंट्रोल पास ऑन नहीं हुआ है, कंट्रोल बायर का हुआ ही नहीं है। और कंट्रोल नहीं होता जब तक ट्रांसफर, देखो एएस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कंडीशन ही क्या है? कंट्रोल ट्रांसफर होना। ये कोई शर्त ही नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, पोजीशन दे दिया जाए। ट्रांसफर क्या होना चाहिए था? कंट्रोल। आपको याद है ना, 5th स्टेप कंट्रोल वर्ड था उसमें। तो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये या तो वापस ले लेगा एसेट, तो सारे रिमेनिंग बेनिफिट्स एसेट के बाहर ले ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वापस आ जाएगी। और या हमारे पास वापस लेने का राइट है, तो उसके कंट्रोल में तो नहीं है, हम चाहे तो वापस मांग सकते हैं एसेट को। तो इन दोनों केस में ये कहता है कंट्रोल ट्रांसफर हुआ नहीं, तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड होगा नहीं। रेवेन्यू तो रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हुआ नहीं। लेकिन अब होगा क्या? रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब ये कहता है कि अगर मान लो सेल प्राइस कितने का है? 100 का, और रीपरचेज प्राइस कितने का है? 110 का। तो है ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। कैसे एंट्री करोगे आप? सबसे पहले सेल करोगे तो आपके पास 100 रुपये आ गए, कैश टू लोन 100 रुपये आ गए। अब इंटरेस्ट लगा दिया आपने कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो इंटरेस्ट टू लोन 10 का। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको असेट खरीदनी ही पड़ेगी वापस कितने पर? 110 पर। कॉल ऑप्शन का मतलब तो मेरे पास खरीदने का ऑप्शन है, मैं चाहूं तो खरीदूं, नहीं तो नहीं खरीदूं। तो अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे उससे असेट वापस 110 पर खरीदनी पड़ेगी। तो मैं उसको कितने रुपए दूंगा? 110 रुपए की मेरी कैश जाएगी। जब मेरे को 110 की कैश क्रिएट करनी है, तो मैं वापस किसको डेबिट कर दूंगा? लोन। अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर मेरे पास कॉल ऑप्शन था, अगर मेरे पास कॉल ऑप्शन था, तो कॉल ऑप्शन का मतलब मैं एसेट चाहूं तो खरीदूं, चाहूं तो ना खरीदूं। तो अगर मैं खरीद लेता हूं तो क्या होगा? मेरे से 110 जाएंगे, मेरे से कितने रुपए जाएंगे? 110, और डेबिट क्या कर दूंगा? लोन को। बट मैं नहीं खरीदता हूं तो ये 110 तो मेरे जाएंगे नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, मैंने नहीं खरीदा। तब क्या होगा? तब मैं क्या करूंगा? अब मैं सेल बुक कर दूंगा कि अब मेरी चीज नहीं बची, क्योंकि कॉल ऑप्शन था, वो एक्सरसाइज नहीं हुआ, तो चीज उसके कंट्रोल में चलेगी। कितने का रेवेन्यू बुक कर दूंगा? 110 का, और लोन डेबिट कर दूंगा 110 का। आज मेरी क्या होगी? गुड्स की क्या होगी? सेल। क्योंकि कॉल ऑप्शन था, अगर एक्सरसाइज नहीं होता है, नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं 110 रुपए की इनकम बुक कर लूंगा। देखो मैंने उससे कितने रुपए ले लिए थे? 100 रुपए उधार ले लिए थे। मैंने 100 रुपए उधार लिए थे। मैंने जब उसको असेट दी थी, चाहे मैंने उसका पोजीशन दे दिया था, चाहे ओनरशिप भी दे दी हो, लेकिन कंट्रोल नहीं था उसके पास। जब सबसे पहले ये देखो, हम सबसे पहले सेल करते हैं, तो हमारे पास से असेट तो चली गई, ये मेरे पास से गई असेट। क्या गया? पोजीशन भी गया, हो सकता है ओनरशिप भी उसके नाम कर दी हो मैंने, लेकिन कंट्रोल उसके नाम नहीं है, क्योंकि मेरे पास उसको वापस खरीदने का या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं वापस खरीदूंगा ही खरीदूंगा, तो वो अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकता उसको एसेट वापस लौटानी। और या फिर क्या है? मेरे पास कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन है तो मैं उसको फोर्स कर सकता हूँ कि मुझे खरीदनी है। तो उसके पास कंट्रोल नहीं था। तो जब मैंने एसेट दी तो मेरे रुपए आए और मैंने लोन की एंट्री कर ली, और इधर से क्या कर दिया? उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। अब फाइनली एसेट मेरे पास वापस आ गई,
तो असेट तो मैंने पहले भी नहीं हटाई थी बुक में से, इन्वेंट्री तो मैंने तब भी नहीं हटाई थी बुक में से, मैंने तो क्या एंट्री करी थी जाने पर लोन, तो इन्वेंट्री मेरी पड़ी है और लोन मैंने चुका दिया। असेट वापस खरीद ली मैंने 110 पर, तो मैं क्या मानूंगा, मैंने लोन चुका दिया। इन्वेंट्री तो पहले ही मेरी बुक में से नहीं गई थी, और यहाँ पर क्या था, और कॉल ऑप्शन था और मैंने एक्सरसाइज कर लिया, तो यही होगा। एक्सरसाइज नहीं किया तब क्या होगा, तब मैं क्या मानूंगा कि मैंने लोन चुकाया लेकिन मेरा इन्वेंट्री क्या हो गया, सेल हो गया। अब मेरी इन्वेंट्री भी बुक में से हट जाएगी। मैं एक बार शुरू से बात करता हूँ। मान लो मैंने 100 रुपए की एसेट खरीदी शुरू से बिल्कुल, तो मैंने इन्वेंट्री खरीदी कितने की, 100 की। इन्वेंट्री टू कैश 100 रुपीज। मेरी बैलेंस शीट कैसे टैली होगी, एक बार मैं टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ठीक है। इधर से इन्वेंट्री बढ़ जाएगी 100 की और कैश क्या हो जाएगा, कम। तो मेरी बुक में इन्वेंट्री आ रही है कुल मिला के 100 की। अब मैंने झूठ मूठ में एग्रीमेंट किया सेल का, सेल का एग्रीमेंट किया, बट एट द सेम टाइम सेल प्लस मेरे पास रीपरचेज का क्या है, एग्रीमेंट कर लिया कितने पर, 110 पर। सेल प्लस रीपरचेज मैं पक्का ही खरीदूंगा, ऑप्शन नहीं रखा, मैं पक्का ही खरीदूंगा। तब क्या होगा, तब मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश आ गया मेरे पास सेल करने से कितने का, 110 का। इस बार में वो पुराने से लिंक नहीं है इसका, सेल करनी है 110 पर और रीपरचेज एग्रीमेंट है 121 पर, ठीक है। तो सेल कर दी 110 पर, तो कैश टू लोन। भले ही सेल कर दी लेकिन इन्वेंट्री में अपनी बुक से हटा ही नहीं रहा। क्यों नहीं हटा रहा, इन्वेंट्री मेरी बुक में 100 की पड़ी है, मैं तो मान रहा हूँ लोन का अरेंजमेंट है। फिर लोन पर क्या लगा दूंगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट टू लोन कितने का, 11 रुपए का, 121 पर खरीदूंगा। तो वापस जब मैं खरीदूंगा तब मेरे पास असेट आएगी, नहीं असेट तो मैंने बुक से हटाई नहीं, तो मेरी बुक में असेट ऑलरेडी चल ही रही है, तो आने का तो क्वेश्चन ही रही नहीं। मैं क्या मानूंगा, लोन क्या कर दिया मैंने, प्रीपे कर दिया। ये तो कब है, जब वापस पक्का ही खरीदना है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, कॉल ऑप्शन की बात करता हूँ। मैंने इन्वेंट्री रख ली, खरीदी कितने की, इन्वेंट्री टू कैश कितने का, 100 का। मेरी बुक में इन्वेंट्री आ गई कितने की, 100 की। अब मैंने एग्रीमेंट किया सेल प्लस कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब मेरी इच्छा होगी तो मैं खरीदूंगा, नहीं इच्छा होगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, मेरी इच्छा होगी तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो भी मैं इन्वेंट्री नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि इन्वेंट्री मेरे कंट्रोल में है। वो बेच के दिखा दे, क्यों कैसे नहीं बेच सकता वो, क्यों, क्योंकि कल को मैंने खरीद लिया तो उसको मुझे देनी पड़ेगी, तो वो बेच नहीं सकता, तो एसेट मेरे ही कंट्रोल में। तो मैं इधर भी एंट्री सेल की नहीं करूंगा, मैं सिंपली एंट्री क्या करूंगा, कैश टू लोन, क्योंकि एसेट का कंट्रोल अभी पास ऑन नहीं हुआ है। एसेट का कंट्रोल पास ऑन नहीं हुआ है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश टू लोन। भले ही एसेट फिजिकली मेरे यहाँ से चली गई है लेकिन कंट्रोल पास ऑन नहीं हुआ है। 110 पर सेल एग्रीमेंट है और कॉल ऑप्शन कितने का है, 121 पर वापस खरीदने। अब अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट टू लोन। सर आप एसेट हटा दो ना, मैं क्यों हटा दूं एसेट, मैं उसके कंट्रोल पास ऑन होने पर मैं एसेट सेल मानता हूँ, रेवेन्यू बुक करता हूँ, तो मैं सेल नहीं मान सकता। और इन्वेंट्री टू लोन कितने का हो गया, इंटरेस्ट टू लोन, सॉरी इंटरेस्ट टू लोन कितने का हो गया, 11 का। अब मैंने खरीद लिया वापस, तो क्या होगा, लोन टू कैश 121 रुपए। मैंने उससे वापस एसेट खरीदने का ऑप्शन था, मैंने खरीद ली, तो 121 रुपए गए और लोन चुक गया। लेकिन कल को मैं नहीं खरीदूं तब क्या होगा, बट अगर मैं नहीं खरीदूं तो क्या मुझे 121 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं। तो मैं इस लोन को कैंसिल कर दूंगा, कितने रुपए का, 121 का डेबिट, और क्या बुक कर लूंगा, सेल 121 की। और उधर से इन्वेंट्री जो मेरी बुक में पड़ी हुई है 100 रुपए की, अब वो हट जाएगी। कैसे हट जाएगी, टू इन्वेंट्री कितने की, 100 की, और उसको क्या बना दूंगा, COGS कि ये इन्वेंट्री बिक गई, ये मेरा खर्चा बन गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 का। और मेरा P&L कैसे बनेगा, इन्वेंट्री आज हटी है ना, आज के बाद मेरे कंट्रोल में नहीं रही, क्योंकि मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो अब चीज उसकी होगी। तो COGS कितने की आ जाएगी, 100। अभी तक वो मेरी एसेट थी लेकिन आज वो एक्सपेंस ऑफ होगी, COGS आ गई 100 की, और रेवेन्यू कितने का आ गया, 121 का, ठीक है। अब अगर कम पर खरीदने का एग्रीमेंट होता तब क्या होता, बेचा है 100 पर और वापस खरीदने का एग्रीमेंट होता 90 का, तब क्या होता। तो हम क्या मानते हैं कि हमने ये लीज पर दी है चीज, ये क्या की है, लीज पर दी है। तब हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, तो नहीं लिखूंगा, तब मैं क्या बोलूंगा, कैश टू ए। कितने रुपए ले लिए मैंने ए से, 100 रुपए, और ए से वापस रेंटल लेना हो गया। ए मेरी चीज लेकर गया है और वापस देकर जाएगा, और कितने रुपए में देकर जाएगा, 90 पर। तो एक बार ए मुझे 100 रुपए देगा, और रेंटल इनकम कितने की आ गई मेरी,
10 की। ए ने साल भर मेरी चीज यूज की, उसका 10 रुपए का मेरा क्या आ गया, किराया। तो ए 100 रुपए दे गया था, वो समझ लो कि मैंने एसेट लीज पर दी थी और ये एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था। तो अब उसको अब मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटा दूंगा 100 रुपए का, लेकिन 100 में से 10 उसका लीज रेंटल लेना है। तो कितने रुपए का क्रेडिटर है ये, 90 का। ए टू कैश कितने का, 90 का। लेकिन अगर मैं नहीं लौटाऊं, वो किस केस में होगा, कॉल ऑप्शन में। जब मेरा एग्रीमेंट ही क्या था, फॉरवर्ड का था। फॉरवर्ड मतलब मुझे खरीदना ही पड़ेगा एसेट वापस, मतलब मुझे लौटानी पड़ेंगे तब तो ये। लेकिन अगर कॉल ऑप्शन था और मेरे लास्ट में जच गई कि मुझे क्या नहीं करना, मेरे लास्ट में क्या जच गई कि मुझे ये एसेट वापस नहीं खरीदनी, तब क्या होगा, एक ही लाइबिलिटी अभी भी 90 चल रही है, तो अब मैं क्या बुक कर लूंगा, रेवेन्यू बुक कर लूंगा। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में लास्ट में अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता तब रेवेन्यू बुक कर लो। तो कॉल ऑप्शन है या क्या है, फॉरवर्ड है। तो अकाउंटिंग क्या होगी, फॉरवर्ड मतलब आपको एसेट वापस खरीदनी है, और कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, आपकी इच्छा, आप खरीदो तो खरीदो, नहीं तो नहीं। लेकिन दोनों ही केस में कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। क्यों कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि आप कॉल ऑप्शन के केस में भी उससे एसेट वापस मंगवा सकते हैं। कॉल ऑप्शन के केस में भी आप उससे एसेट क्या कर सकते हैं, वापस मंगवा सकते हैं। तो उसके कंट्रोल में नहीं आई एसेट, आपने वापस मंगवा ली तो उसको देनी पड़ेगी। और फॉरवर्ड में तो पक्का ही आपको खरीदनी है, तो उसके कंट्रोल में आएंगे। तो आप एंट्री क्या करते हैं, अगर 100 की चीज वापस 110 की है तो आप क्या मानते हैं, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की। आप अभी सेल के नाम से जो 100 ले रहे हो वो उधार ले रहे हो और 110 चुकाओगे विद इंटरेस्ट। और 100 की चीज वापस 90 में खरीदने वाले हो, तो आप क्या कहते हो कि उसने अभी आपको 100 दिए, आप उसको वापस कितने दोगे, 90। तो आपने उसके 10 रुपए रख लिए फॉर लीज रेंटल्स। ठीक है, अब हम आते हैं पुट ऑप्शन पर। रीपरचेज एग्रीमेंट में पुट ऑप्शन पर आते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, प्लीज ध्यान से समझना। पुट ऑप्शन में ये कहता है कि आपको ये देखना है पहले तो रीपरचेज प्राइस ज्यादा है या कम है। ओरिजिनल सेल प्राइस 100 है और रीपरचेज प्राइस क्या है, 120 है या 110 है, मतलब किससे ज्यादा है, ओरिजिनल सेल प्राइस से भी ज्यादा है। ठीक है, अब रीपरचेज प्राइस के साथ साथ एक चीज और, 3 चीजों को तुम्हें पहले तो 3 चीजों का मतलब समझ लो। एक तो ओरिजिनल सेल प्राइस जो मैंने अभी बेचा कितने में, 100 में। रीपरचेज प्राइस कितने का है, 120। अब पुट ऑप्शन मेरे हाथ में है या उसके हाथ में है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो बेच दे, वो चाहे तो वापस ना बेचे। मैंने तो चीज दे दी कितने रुपए की, 100 रुपए की। मैंने तो चीज दे दी कितने रुपए की, 100 रुपए की। अब उसको ऑप्शन दिया है, प्राइस चलो 120 130 कुछ भी हो, वो चाहे तो मुझे वापस बेचे, वो चाहे तो मुझे वापस ना बेचे। पिछले क्वेश्चन में कॉल ऑप्शन में तो क्या होता है, मैंने चीज दे दी 100 रुपए की, अब मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो खरीद लूंगा वापस, मैं चाहूंगा तो नहीं खरीदूंगा। तो जब मेरे हाथ में है तो आप कह ही नहीं सकते कंट्रोल पास ऑन हो गया, क्योंकि आप चाहो तो खरीद लोगे तो उसके पास कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन पुट ऑप्शन में उसके हाथ में है, वो चाहे तो बेचेगा वापस, वो चाहे उसकी इच्छा है तो वो 120 पर बेचेगा, उसकी इच्छा है तो वो नहीं बेचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पुट ऑप्शन। कि आप हमसे चीज ले लो, आपकी इच्छा है, आप हमें बेचना चाहो तो बेच देना, नहीं तो नहीं। ऐसा कैसे होता है, जैसे आप आजकल देखते हो मोबाइल खरीद लो हमारा, कितने रुपए का, कंपनी बोलती है 100 रुपए का। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कंपनी ने कितने में बेच दिया, 100 रुपए में। और कस्टमर को बोलते हैं कि आप चाहो तो क्या करना, 2 साल के बाद यूज करके हमें 40 रुपए पर, 50 रुपए पर, कितने भी रुपए पर क्या कर देना, रिटर्न। तो इसमें कस्टमर के पास पुट ऑप्शन है कि चाहो तो बेचो, चाहो तो मत बेचो। समझ रहे हो ना। ऐसे मोबाइल और इस तरह से फेक ज्वेलरी समझते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो हमेशा ऐसे ही बेची जाती है। 5,000 रुपए की है, आप ले लो, आप 2 साल के बाद आप चाहो तो हमें वापस कितने पर बेच देना, 3,000 पर, 2,000 पर, कोई भी रेट हो सकता है। तो इस तरह के केस में कस्टमर के पास क्या होता है, पुट ऑप्शन। तो कस्टमर के पास जब पुट ऑप्शन होता है ना, तो एस देख बोलता है कि पुट ऑप्शन पहले चेक करो कब एक्सरसाइज होता हुआ लग रहा है आपको। देखना, पहला केस, ओरिजिनल सेल प्राइस मतलब मैंने बेचा कितने में, 100, वो वापस मुझे कितने में बेच सकता है, 120। और जिस समय वो वापस बेचेगा उस समय सेल प्राइस 120 से कम होगा, चाहे वो 90 रुपए, 105 है, कुछ भी है। ओरिजिनल सेल प्राइस से भले ही ये ज्यादा है चाहे कम है, ओरिजिनल सेल प्राइस से भले ही ये ज्यादा है चाहे कम है, लेकिन क्या है, 120 रुपए पर वो बेचने का ऑप्शन दिया है। और जिस समय वो बेचेगा उस समय एसेट 120 की होगी ही नहीं, एसेट क्या होगी, बहुत सस्ती होगी, 120 से कम होगी। तो बताओ वो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा या नहीं, पक्का करेगा, क्योंकि वो बाजार में जो चीज 90 और 105 मतलब 120 से कम की है, वो मुझे कितने में बेच सकता है, 120 में। तो यहाँ ये पुट ऑप्शन क्या है, एक्सरसाइजेबल है। क्यों एक्सरसाइजेबल है, समझो।
पहले तो मुझे ये 4 केस बनाए हैं, इनमें आपको मुझे बताना है कि कब कब ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है। एक्सरसाइजेबल का मतलब कब कब वो एक्सरसाइज करेगा। मैंने रीपरचेज प्राइस कितना रखा हुआ है 120, मैंने रीपरचेज प्राइस कितना रखा हुआ है 120, और ये 120 किससे ज्यादा है, उस समय के मार्केट प्राइस है जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। मतलब एक बार मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, एक मिनट बस, इतना टाइम तो क्लास में भी जाता ही था, तुम्हारा बोर्ड साफ करते थे, नाटक मत कर। यहाँ मैंने बेचा 100 रुपए में, और ये 120 रुपए इस 100 से तो ज्यादा है ही है, इस 100 से तो क्या है, ज्यादा है ही है, प्लस इस समय जो मार्केट प्राइस होगा ना एसेट का वो 90 ही होगा, 90 से भी ज्यादा है। केस 2 क्या है, ये 100 से ज्यादा है 120, बट इस समय का मार्केट प्राइस 120 होगा। मैं ना 3 अलग अलग पहले कलर कलर छोड़ो, बार बार टाइम लगेगा। ये 100 रुपए का मतलब क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। जो ऊपर लिखा हुआ है 120, ये क्या है, पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है, पुट ऑप्शन में वो मुझे 120 रुपए पर चीज बेच सकता है, और जो नीचे लिखा हुआ है ये एक्सपेक्टेड प्राइस है किस समय का, जब ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और ये पुट ऑप्शन जब एक्सरसाइज होगा एसेट महंगी हो जाएगी, लैंड वैन टाइप की एसेट होगी, एसेट महंगी हो जाएगी, लेकिन ये एक्सरसाइज होगा तब 102 का ही। ठीक है, ऐसे मुझे 2 केस और बनाने हैं जब ये कम हो। तीसरा केस क्या है, ये एसेट है 100 की, 90 पर एक्सरसाइज होगा, और मार्केट प्राइस कितने का है, 90 सॉरी 80 का। अब बताओ इस केस में एक्सरसाइज होगा या नहीं, ये पक्का पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही होगा। क्यों होगा, चांसेस यही लग रहे हैं ना होगा, क्योंकि वो 102 रुपए में बाजार में बिकती है चीज, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस उस समय 102 होगा, और वो मुझे कितने पर बेचेगा, ये चीज 120 पर बेचने का ऑप्शन है, तो वो बेचेगा ही ना। आज आपका घर बाजार में बिकता है 102 रुपए पर, मैं कहता हूँ 120 पे खरीदूंगा, तब क्या होगा, तब 120 रुपए वाला एक्सरसाइजेबल लग रहा है या नहीं, हाँ लग रहा है। लेकिन सेकंड केस बताओ, मैंने पुट ऑप्शन जरूर दिया आपको, कितने रुपए का, 120 का, कि मैं कहता हूँ आपसे 120 में खरीद लूंगा, लेकिन उस समय मार्केट प्राइस ही 150 होगा, तो आप मेरे को जख मराने को बेचोगे क्या, बाजार में बेचोगे ना 150 में, मेरे को क्यों बेचोगे अगर एक्सरसाइज भी करना है। तो यहाँ पुट ऑप्शन जरूर है, लेकिन लगता नहीं है कि ये एक्सरसाइज होगा। ठीक है, थर्ड केस, बाजार में 80 रुपए में बिकता है और मैं 90 में खरीद लूंगा, तो फिर आपको लगता है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। फोर्थ केस, क्योंकि बाजार में देखो, बाजार से महंगे का पुट ऑप्शन है तो एक्सरसाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इधर ही लिख देख लो ना तुम। चार ही केस बनते हैं देखो, 120, 105, मार्केट में 105 का है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द टाइम कितने का है, 105, मार्केट में 105 का है, तुम मुझे 120 में बेच सकते हो, तो आप तभी बेचोगे मुझे जब मैं मार्केट से ज्यादा दूंगा, तो इस केस में ये एक्सरसाइजेबल है। सेकंड केस में मार्केट में 120 का है, तुम चाहो तो मुझे 110 में बेच दो, मैं कहता हूं तुम्हारा घर है, मार्केट में तो बिकता है 120 का, तुम्हारा घर है, मार्केट में तो सेल होता है 120 का, लेकिन तुम चाहो तो मुझे 110 में बेच सकते हो, तो क्यों बेचोगे तुम, तो इस केस में ये एक्सरसाइजेबल नहीं लग रहा है। थर्ड केस, 100 का है, मार्केट में चीज का रेट हो जाएगा उस समय 70, तुम चाहो तो मुझे कितने में बेच देना, 90 में, तुम्हारे पास पुट ऑप्शन है, तो फिर से ये क्या लग रहा है, एक्सरसाइजेबल लग रहा है। और फोर्थ केस, मार्केट में चीज का रेट होगा 95, मार्केट में चीज का होगा रेट 95, तुम चाहो तो मुझे 90 में बेच देना, तो तुम मुझे क्यों बेचोगे, बेचना ही है तो कहाँ बेचोगे, मार्केट। तो जिन जिन केस में एक्सरसाइज लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, आपके पास सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है किस चीज का,
चीज को बेचने का। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव है, आपके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव है। आपको इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इंसेंटिव मतलब फायदा है बेचने में। कब आपको फायदा होगा? सीधी सी बात है, जब ये वाला प्राइस ज्यादा होगा। किससे? जब येलो वाला प्राइस ज्यादा होगा। किससे? रेड वाले से। जब येलो वाला प्राइस क्या होगा? ज्यादा, रेड वाले से। ये वाला येलो नहीं कर रहा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। जब 120 ज्यादा होगा, बाजार में चल रहा होगा 105, अगर आपको बेचने की इच्छा है तो आप मुझे बेचोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको 120 पर बेचूंगा। आपने मुझसे चीज खरीद ली कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो मुझे 120 पर बेच सकते हो। अगर आपकी इच्छा होगी बेचने की तो आप मुझे बेचोगे, क्योंकि बाजार तो आपको 105 रुपए ही देने वाला है। मार्केट तो आपको कितने रुपए देने वाला है? 105। तो इस केस में आपके पास इंसेंटिव है। सेकंड केस में बताओ, आपने मुझसे चीज खरीद ली कितने में? 100 में। अब मैं कहता हूं मैं खरीद लूंगा लेकिन 110 में। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो लास्ट में मुझे 110 में बेच देना। लेकिन बाजार में वो चीज 120 की होगी, लैंड वैंड कोई महंगी हो जाएगी किसी भी रीजन से, तो मार्केट प्राइस उस चीज का महंगा होगा। तो आप मुझे क्यों बेचोगे? अगर आपकी बेचने की इच्छा भी है तो 120 का मार्केट में बेचोगे ना। तो आपके पास कोई इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है मुझे बेचने का। सिमिलरली 100 की चीज अब कम होती है जनरली, ये वाले केस ही होते हैं ज्यादा। लैंड वैंड को छोड़ दूं तो सस्ती होगी, तो मार्केट प्राइस उसका हो जाएगा 70। लेकिन आप चाहो तो मुझे कितने में बेच सकते हो? 90 रुपए में। आप चाहो तो मुझे कितने में बेच सकते हो? 90 में। तो अगेन आपके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव है। तो पहले में जहां पर और इसमें जहां जहां एक्सरसाइजेबल लिखा है उसका मतलब क्या? आपके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव है। अब आपके पास बेचने का राइट तो है मुझे 90 पे, लेकिन मार्केट में 95 पे बिकता है, तो आप मुझे क्यों बेचोगे 90 पे? जब मार्केट आपको 95 दे रहा है तो आप मुझे थोड़ी बेचोगे। मुझे बेचना ही है तो मार्केट में बेचोगे। तो जिन केसेस में ये कहता है कि क्या है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं है, तो वो पुट ऑप्शन काम का नहीं है। तो उसको आप सिर्फ कैसे अकाउंट फॉर करना? सेल विद उसको कैसे अकाउंट फॉर करना? सेल विद राइट ऑफ रिटर्न विद कस्टमर। सेल विद राइट ऑफ रिटर्न विद कस्टमर। कि आपने सेल तो कर दिया है बट कस्टमर को राइट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। और ये टॉपिक अभी हमने किया नहीं है, पहले मैंने इसको जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि इसके साथ ये लिंक होता था, इसलिए मुझे कराना था। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से थोड़ी करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करना, सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। तो अब आपके मन में आएगी कि सेल विद राइट ऑफ रिटर्न की एंट्री अकाउंटिंग क्या होती है। वो हमारा बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब उसके पास क्या है, सिर्फ रिटर्न करने का राइट है, एक्सरसाइज तो होना ही नहीं है, दिख ही रहा है ना कि उसके पास इंसेंटिव नहीं है। पहली बात तो वो क्यों करेगा ऐसा मेरे को, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है? सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। लेकिन कौन से दो केस? इन वाले दो केस में जहां पर ये एक्सरसाइज होना है, वहां पर क्या करना है? अब 100 के वापस तुम्हें कितने देने पड़ेंगे? 120। और ये एक्सरसाइज भी होगा क्योंकि बाजार में 105 की है। तो इसको आप कैसे मानना? 100 के 120 देने हैं, मतलब क्या है? ये सेम कॉल ऑप्शन की वाली अकाउंटिंग लगा दो। मतलब क्या है? ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है या लोन अरेंजमेंट है। और 100 के 90 देने पड़ेंगे, और देने भी पड़ेंगे क्योंकि उसके पास इंसेंटिव है। वो 70 की चीज बाजार में 70 में बिकती है, आप 90 दे रहे हो तो आपको भी बेचेगा, तो इंसेंटिव है। तो इसमें कौन सी अकाउंटिंग लगाना? लीज वाली। इसमें कौन सी अकाउंटिंग लगाना? लीज वाली। तो पहले तो ये देखो कि उसके पास इंसेंटिव है पुट ऑप्शन का, यस, तब तो उस पुट ऑप्शन को अकाउंटिंग कॉल ऑप्शन की तरह से करो, मतलब लीज या फाइनेंसिंग। और इंसेंटिव नहीं है तो फिर क्या मान लो, चीज तो बिक गई है और सेल विद राइट ऑफ रिटर्न। मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, देखो ओरिजिनल सेल प्राइस है 500 रुपए, रीपरचेज ऑप्शन का प्राइस उसके पास है कि वो चाहे तो आपको बेचेगा चाहे तो नहीं बेचेगा। तो रीपरचेज प्राइस आपने कितने पर फिक्स कर रखा है? 700 पर। और मार्केट प्राइस उस समय कितना होने वाला है जब वो ये 700 में मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ? किस समय? 2 साल के बाद, साल के बाद हमारा एग्रीमेंट जो भी है। और मार्केट प्राइस उस समय 600 है। सेकंड केस, मैं 700 में खरीदने के लिए तैयार हूँ लेकिन मार्केट प्राइस 900 का है। तो इस केस में वो लग ही नहीं रहा है कि आपको बेचेगा। क्यों आपको नहीं बेचेगा? क्योंकि जब मार्केट में 900 में बिकता है, आप 700 दोगे तो क्यों बेचेगा? तो ये एक्सरसाइजेबल नहीं है। ये एक्सरसाइजेबल नहीं है तो इसको तो सिंपली क्या मान लेना? सेल। कि इस पुट ऑप्शन का मतलब है नहीं सेल, बट उसके पास क्या है? राइट टू रिटर्न। उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिमिलरली अब ये 500 है, इससे कम लेता हूं मैं, ये 400
400, और एक केस में ये 400 से क्या है कम, और एक केस में ये 500। तो अगेन जो चीज बाजार में 500 में बिक रही है वो आपको 400 में क्यों बेचेगा? जब बाजार में उसको 500 मिल जाएंगे उस समय, तो वो आपको 400 में नहीं बेचेगा। तो फिर इसको क्या करना है, सेल विद राइट टू रिटर्न। और ये रह गए बचे हुए दो केस मेरे। इस केस में इसको क्या मानना है, कॉल ऑप्शन में भी अगर मैं कितने में बेचता था 500 में, और वापस कितने में खरीदता था 700 में। कॉल ऑप्शन या फॉरवर्ड में भी तो क्या करते थे, 500 में बेच के 700 में खरीदते थे। तो इसको हम क्या मानते थे, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, कि 500 का लोन लिया है और वापस 700 में वो बेचेगा ही मुझे, क्योंकि बाजार में 600 में बिकती है तो मुझे 700 में बेचेगा, तो 200 रुपये ब्याज के। और 500 का है वो 400 में भी मुझे बेचेगा, क्यों? क्योंकि उस समय बाजार में तो 300 ही चल रहा होगा, तो मेरे को भी वो 500 दे रहा है, वापस 400 मांग रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपये वो मुझे किराए के दे रहे हैं। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, लीज के जैसे। तो ये हमारा सारा टोटल किसका, सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट के बारे में। अब इसके दो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के, वो करते हैं फटाफट से। An entity entered into a contract with customer for sale of a tangible asset on 1st Jan for 1 million। कितने का, 1 मिलियन का। The contract includes a call option। call option का मतलब चीज कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है या नहीं, नहीं तो पक्का या तो लीज होगा या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट होगा। कंट्रोल ट्रांसफर हुआ नहीं है, तो अगर वो वापस ज्यादा देगा तो मुझे उधार दे रहे, वापस ज्यादा में मुझे चीज खरीदनी है। अभी मेरे को कितने रुपए मिल गए, 1 मिलियन, वापस मुझे कितने में खरीदनी है, 1.1 मिलियन में। दैट गिव्स द एंटिटी द राइट टू रीपरचेज द एसेट फॉर 1.1। तो मुझे इसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के जैसे, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। कैश टू लोन कितने का, 1 मिलियन का। डिफरेंस इंटरेस्ट माना जाएगा, इंटरेस्ट को ये क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक। कॉल ऑप्शन हो और फॉरवर्ड हो तब तो सिंपल है, या तो वो अगर कॉल या फॉरवर्ड ऑप्शन है तब तो पक्का या तो क्या है लीज एग्रीमेंट, और या फिर क्या है फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। लेकिन पुट है तब देखना पड़ता है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर सेल फॉर ₹1 लाख, सॉरी 10 लाख। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ पुट ऑप्शन। किसके पास पुट ऑप्शन होगा, कस्टमर के पास, जो वो मुझे वापस कितने में बेच सकता है, 9 लाख में। तो अभी मेरा सेल प्राइस कितना है, 1 लाख। रीपरचेज प्राइस मतलब पुट ऑप्शन का प्राइस कितने का है, 9 लाख। और उस समय द मार्केट प्राइस ऑफ सच गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 750। तो उस समय 750 की चीज ही होगी। तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइजेबल लग रहा है, यस। उसके पास इकोनॉमिक इंसेंटिव है क्या, कि वो मुझे कितने में बेचेगा, 9 लाख में। तो बताओ, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है तो इसको कैसे देखूं मैं। अब 10 के वापस 9 मिल रहे हैं, तो लीज एग्रीमेंट के जैसे। तो इसको पढ़ लेना कि इसका 1 लाख रुपए को क्या मानेंगे, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीज इनकम। This will be accounted for as lease transaction in which difference between original sale price 10 लाख and repurchase price 9 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 लाख। तो 1 लाख को हम क्या मानेंगे, लीज की इनकम मानेंगे, ठीक है। प्लीज अब इसको कर लेना, आराम से समझना है।